नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करेंगे। और जो आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि जो ये आर्टिकल्स हैं आपके, वो सारे जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं और लीडिंग जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं वहां से पिक किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज और जो भी स्टेट की पीसीएस की एग्जामिनेशंस होती हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इसको सतत रूप से देखें, निरंतर देखें, रेपिटेटिव मोड में देखें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट अवेल करें, महत्तम लाभ अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप लोगों ने 5000 का जो आपका टारगेट है लाइक्स का, वो अगर आपने कंप्लीट किया तो इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए आप लोग हमारा इंस्टाग्राम पेज जरूर ज्वाइन कर ले जो यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि वो पीडीएफ की जो पिक्स है वहीं पर आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आइए चलेंगे आगे की ओर। सबसे पहले देखेंगे कि आज कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है आपका 2022 का, ठीक है ना। ऐसी रिपोर्ट्स जो है आप सेकंड थर्ड पेपर में दोनों में रख सकते हैं। इसको हम मेंस में जब कोई हम तर्क देते हैं कि भैया हमारे यहाँ अमीर गरीब के बीच में असमानताएं बहुत ज्यादा है ना, तब हम किसी रिपोर्ट को कोट करते हैं। ऐसी रिपोर्ट का सिर्फ उतना यूज होता है और कौन निकालता है, कौन उसको पब्लिश कर रहा है, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दूसरा जो है वो एम्बर ग्रिस के बारे में है, वेल के संदर्भ में आपने सुना होगा इसका, है ना। तो ये सेकंड पेपर है आपका, ठीक है, सेकंड थर्ड दोनों पेपर में आएगा। तीसरा जो है एक्विजिशन ऑफ ट्रांजिशन रोबोटिक्स है, बिल्कुल ठीक है, ये रोबोटिक्स की बात है। डिलीवरी ने एक जो है रोबोट लिया है अभी आपका, है ना। तो डिलीवरी आपका रिलेटेड किससे है आप लोगों को पता होगा, कोरियर वगैरह से, है ना। तो वहां रोबोटिक्स का किस तरीके से हर फील्ड में यूज हो रहा है वो देखेंगे। साइंस टेक का पार्ट है, थर्ड पेपर का पार्ट है आपका, जीएस पेपर थर्ड। उसके बाद कस्तूरी रंगन कमेटी जो वेस्टर्न घाट के संदर्भ बनी थी, गाडगिल कमेटी भी बनी थी, जो आपके इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स होते हैं, है ना, एरिया जो होता है उनको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो उसके संदर्भ में आर्टिकल आया। उसके बाद जो लास्ट वन है वो आपका VLSR, जिसको एम बोलते हैं हम, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। उसके बारे में है, ये भी साइंस टेक का पार्ट है, पेपर थर्ड में रख सकते हैं आप लोग। तो हम देखेंगे सबसे पहले आर्टिकल को हम यहां पर देखेंगे। आज का जो दिन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है आज। और इस बार की जो थीम है वो है आपकी इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। अब देखिए, ये दिन से आप लोगों को क्या करना चाहिए कि एक बार ह्यूमन राइट्स को हम जैसे रिवाइज करते बोलते हैं ना, फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का है, थर्ड जनरेशन, तो एक बार देख जाए हम उसको। और 10 दिसंबर 1948 का जो दिन था, उसी दिन जो है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको हम बोलते हैं ना सार्वभौमिक अधिकारों का जो घोषणा पत्र था, वही मानवाधिकारों से संदर्भित है, ठीक है ना। तो एक बार वो देख जाइएगा आप लोग। और इसके बाद जो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 में, जिसको रखा है इन्होंने, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, तो अभी रिसेंटली जो है आपकी रिलीज की गई। अब सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि ये रिलीज करने वाला कौन सा इंस्टीट्यूशन है। तो ये याद रखिएगा, इसको जो रिपोर्ट जो रिलीज करता है वो आपका वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है उसका नाम, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या होगा, बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर है ये, बिल्कुल मतलब जनरल सेंस है कि इसका उद्देश्य होगा क्या, प्रमोट करना रिसर्च और डेटा को, कहां पर, ग्लोबल इनइक्वालिटी डायनामिक्स में, ठीक है। इसके बाद अब इस रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स होगी, वो देखेंगे हम लोग। अब यहां पर ये क्या करना चाहता है इस रिपोर्ट के माध्यम से, तो ये सबसे अप टू डेट मानी जाती है ना, सिंथेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट्स टू ट्रैक ग्लोबल इनइक्वालिटीज, बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पैराग्राफ हमारे लिए। उसके बाद देखेंगे कि ये जो रिपोर्ट है आपकी, इसको अभी जो है हैज बीन ऑथर्ड बाय लुकास चैनल, हु इज द को डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। और इसके बारे में लिखा गया है कि इज कोऑर्डिनेटेड बाय सेवरल एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, बहुत प्रोमिनेंट नेम है ये आपका। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं किसने क्या किया, इसकी फाइंडिंग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये डेटा जो है आप अपने पास अपने नोट्स में
जो है संपृक्त करके एम्बेडेड करके रख सकते हैं। सबसे पहला लिखा गया है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, कि जो पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं ग्लोबल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में, कि वैश्विक आबादी के जो आधे गरीब लोग हैं उनके पास मुश्किल से ही कोई संपत्ति, मतलब वो उनके पास संपत्ति नहीं। अब समझिएगा, क्योंकि जो उनके पास संपत्ति है वो कितनी है, 2% है केवल। और जो विश्व के सबसे अमीर लोग हैं और उसमें जो सबसे अमीर लोगों का 10% है, ऊपरी 10% की बात करें, उनके पास पूरे वर्ल्ड की जो एसेट्स हैं या संपत्ति बोल लीजिए, उनका 76% पार्ट है। अब ये देखिए, आपके एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो जब अब संसाधन अगर 76% अगर रिसोर्सेज हैं या एसेट्स हैं, वो 10% लोगों के पास है, तो बचे हुए जो 90% लोग होंगे उनके पास कंपटीशन होगा कि नहीं, बेरोजगारी होगी कि नहीं, वहां पर क्राइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सब चीजें यहां से कनेक्ट होंगी आपकी, ठीक है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट वन लिखा गया है यहां पर पॉइंट, देखिए यहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आप लोग इसको देखना चाहें तो देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन बताया जा रहा है, जो मिडिल ईस्ट है आपका और नॉर्थ अफ्रीका, अब देख लीजिए आप, नॉर्थ अफ्रीका है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, सोमालिया वगैरह देख लीजिए, मिडिल ईस्ट देख लीजिए, यहां हमेशा आसान क्षेत्र है। बताइए कि जरा मिडिल ईस्ट में कौन कौन आते हैं। तो इसमें क्या है, ये दुनिया के सबसे ज्यादा असमान क्षेत्रों में से एक है, जबकि यूरोप की बात करेंगे तो वहां पर इनइक्वालिटी का जो लेवल है, स्तर है, वो सबसे कम है। ये भी डेटा बढ़िया हमारे लिए रख सकते हैं आप। इसके बाद इस रिपोर्ट के हिसाब से जो भारत के संदर्भ में बताया गया है, वो बताया गया है कि जो भारत में टॉप मोस्ट है ना, जो 1% आबादी है, उसके पास 2021 में जो टोटल नेशनल इनकम है हमारी, उसका 5th हिस्सा मौजूद है। मतलब 1% के पास कितना हो गया, 1/5 का मतलब कितना हो गया, 20, मतलब 5th पार्ट मतलब 20% उनके पास है। और जो हमारी निम्नतम आधी आबादी है, मतलब 50% है ना, जो मतलब ऐसा समझिए, जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स में भी बोल सकते हैं, निम्नतम जो आधी आबादी मतलब गरीब आबादी की बात करें, तो उसके पास जो है वो कितना है, 13.1% हिस्सा है। अब देख लिया आपने कि 50% के पास कितना, 13%, तो हो गया ना इनइक्वालिटी, ठीक है। इसके बाद इसमें हाईलाइट किया गया है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, लिबरलाइजेशन को। जब 1990 के बाद हमारे यहाँ एलपीजी लागू होता है, उस समय हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर हमने कहां से लिया था, आईएमएफ से लिया था, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में, उनसे हमने हेल्प ली। और हमारे यहाँ फिर नीतियों को हमने क्या किया, उनके हिसाब से वैश्वीकरण, उदारीकरण, है ना, ऐसी जो रिफॉर्म पॉलिसी जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं, वो आपका नरसिम्हन और मनमोहन सिंह जी के नाम पे वो मॉडल है। और उसी के बाद हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म क्या होते हैं, वहां पर लाए जाते हैं, है ना। उसमें कई तरीके के सुधार हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। आज ये आप क्वेश्चन का आंसर लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कमेंट जरूर किया करिए, है ना, वही मोटिवेशन है हम लोगों के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए। लिखिएगा कि जो आर्थिक सुधार और उदारीकरण के बाद से भारत में अधिकारों के संदर्भ में बढ़ती जागरूकता के संदर्भ में, एक जो है आप क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। दूसरा, इसी में ग्लोबलाइजेशन से जोड़ के आप लिखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे यहां ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था वो कन्वर्ट हो गया न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में, तो उसके क्या दुष्प्रभाव है सोसाइटी में, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां पर जो है नेक्स्ट जो यहां पर लिखा गया है पॉइंट, कि इस रिपोर्ट में ये भी जो है आपका आइडेंटिफाई किया गया है कि भारत में जब से ये आपका आर्थिक सुधार हुआ है, तो जो संपन्न अभिजात्य वर्ग है, ठीक है ना, और जो एक गरीब है, उसमें डिफरेंट मतलब क्लियर कट वहां पर इनइक्वालिटी देखा जा रहा है। एफ्लुएंट एलीट क्लास की बात कर रहे हैं और एक पुअर गरीब व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो है असमानता की जो खाई है वो लगातार बढ़ती गई है, ऐसा डेटा बता रहे हैं यहाँ पर ये। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो फिर से वही आपका रेपिटेशन है कि 1% जो रिचेस्ट पीपल है इंडिया में, उनके पास 22% लगभग जो है नेशनल इनकम का जो है वो क्या है, एक्युमुलेशन है, ठीक है। 2021 की बात कर रहे हैं, जबकि यहां पर लिखा जा रहा है कि जो शीर्ष 10 लोग मतलब 10% जो लोग हैं, 10% की बात कर रहे हैं रिचेस्ट पीपल की, उनके पास 57% जो है टोटल जो राष्ट्र की आय है उसका हिस्सा है। अब लगा लीजिए हिसाब, 10% लोगों के पास 57%, बचे 43 में 90% लोग हैं, है ना, ठीक है। अब एवरेज नेशनल इनकम जो है इंडिया की, जो एडल्ट पॉपुलेशन के बेस पे है, 204,200 किसमें, 2021 में, ऑन द बेसिस ऑफ
ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे बोल रहे हैं। प्रति व्यक्ति जो है इसमें आय क्षमता बोलते हैं। देखिए परचेजिंग पावर पैरिटी वैसे समझिएगा कि हमारी क्रय शक्ति क्षमता किसी चीज को, है ना, वो बास्केट बना के, और फिर इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे, वही बताइए जरा ट्रिपल पी क्या होता है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद यहां पर ब्रिक्स नेशन के साथ हमेशा क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें साउथ अफ्रीका और ब्राजील हैव वाइडर इनकम इनइक्वालिटीज एज कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील है भारत की तुलना में ज्यादा जो है वो व्यापक वहां पर आय में संदर्भित असमानता है। उसके बाद देखा जाए तो 10% जो निचले लोगों की बात कर रहे हैं इंडिया में, है ना, 10% जो शीर्ष, जो आपके सबसे मतलब एफ्लुएंट लोग हैं, रिचेस्ट लोग हैं, 10% वो पॉपुलेशन लिया, और बॉटम 50% के आधार पर जो आय का अंतर है वो यहां पर कंपेयर करके बता रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में 1 से 63 एंड ब्राजील में 1 से 29 था। चीन और रशिया में आय का यही अंतर 1 से 14 था, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप भारत के लिए 1-2 डेटा रख सकते हैं और वर्ल्ड का 1-2 डेटा रख सकते हैं। अब यहाँ 1980 से यहाँ पर आपका इनकम और वेल्थ जो इनइक्वालिटीज है उसके संदर्भ में कुछ फाइंडिंग्स बता रहे हैं कि वर्ल्ड में जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 है उसने हाईलाइट किया है कि इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटीज जो है लगातार ग्लोबली राइज हुई है 1980s के बाद से, लगातार बढ़ रहा। उसके बाद दुनिया भर में जो डीरेगुलेशन और लिबरलाइजेशन, बोले ना कि स्टेट का स्टेक कम करना है, प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री देनी है, यही तो है हस्तक्षेप का सिद्धांत। एक तरीके से इसको आप एडम स्मिथ जी की ही पॉलिसी का कंटिन्यूएशन मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर सोशलिज्म का जो एक पार्ट था वेलफेयर स्टेट वाला, वो कैपिटलिस्ट आइडिया में क्या होता है, एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर सरकार फिर जो है युक्त रूप से अपना जो है वहां पर क्या करती है, हस्तक्षेप भी करती है। तो दुनिया भर में जो लागू किए गए ये डीरेगुलेशन था, उदारीकरण की नीतियां थी, उसके अंतर्गत आय में तो वृद्धि देखी गई है, लेकिन आय में वृद्धि देखे जाने के साथ साथ जो असमानताएं थी वो भी लगातार समाज में बढ़ती गई है। पूरे दुनिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और वहीं पर जो है एक्यूमुलेशन की बात करें, है ना, वेल्थ के संदर्भ में, तो इनइक्वालिटी भी लगातार बढ़ी है, ठीक है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट जो पॉइंट बताया जा रहा है यहां पर, ये लास्ट 3 डिकेड्स की बात कर रहे हैं। ट्रेड और फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इनइक्वालिटीज रिमेन एक्सट्रीमली नोटिसेबल। तो 80 के बाद से जो है ये वित्तीय मतलब संदर्भ में, फंड के संदर्भ में वैश्वीकरण की प्रक्रिया लागू करने के बाद भी जो वैश्विक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ी है। फिर से वही रेपिटेशन है। उसके बाद कोविड-19 में इस चीज में कैसा काम किया, कैटलाइजर का। पैंडेमिक जो है कोविड-19 हैज exacerbated inequalities between the very wealthy and the rest of the population, ठीक है। तो जो असमानताएं थी उसको उसने और बढ़ा दिया, कैटलाइजर के रूप में काम किया। हालांकि बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से कुछ देशों में यहां पर गरीबी में भारी जो वृद्धि हो रही थी उसमें कुछ जो है रोकथाम भी हुई है, लेकिन गरीब देशों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। मतलब वैसे ही देश ऐसा कर पाए हैं जिनके पास रिसोर्सेज होंगे। अब राष्ट्र के पास भी नहीं है, अगर गरीब देश जो है खुद ही बेचारा अभी परेशान है, तो वो कैसे करेगा इन सब चीजों को इंप्लीमेंट, है ना। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, इसमें एम्बर ग्रीस के बारे में है ना, पेपर 3 में ही रखेंगे आप इसको। अभी क्राइम ब्रांच जो है पिंपरी चिंचवाड़ पुणे पुलिस, उसने अरेस्ट किया है 2 लोगों को, है ना, और सीज किया आपका 550 ग्राम जो एम्बर ग्रीस बोला जाता है। इसको फ्लोटिंग गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, फ्रेंच में जो है इसको क्या बोला जाता है एम्बर ग्रीस को, इसका मतलब है ग्रे एम्बर इन फ्रेंच, ठीक, फ्रेंच में बता रहे हैं। और ये आपका वैक्सी सब्सटेंस होता है। ओरिजिनेट कहां से होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है आपका, है ना, वेल के संदर्भ में आप इसका नाम सुनते होंगे, वेल की उल्टी के संदर्भ में भी इसको जाना जाता है। और इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत ज्यादा रेयर है और बहुत ज्यादा महंगा बिकता है, ठीक है ना। तो दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द प्रोटेक्टेड स्पर्म वेल्स, है ना, ये अंडरलाइन कर सकते हैं आप, है ना, प्रीलिम्स वगैरह में पूछ सकते हैं, मेंस में क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको इनकरेक्टली जो है रेफर किया जाता है वेल की वॉमिट के रूप में। और एक जो थ्योरी है अबाउट इट्स फॉर्मेशन कि ये बनता कैसे है, तो उसमें बताया जाता है दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ सम ऑफ द स्पर्म whales for the passage of hard sharp objects that are ingested when the whale eats large quantity of marine animals। सीधी बात है, वेल जो है बड़ी मात्रा में समुद्री जानवर खाते हैं बड़े बड़े, वो उसी के कारण जो है उनके जो है जठरांत्र संबंधी जो मार्ग है उसमें इस तरीके का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसी को बोलते हैं। बस इतना ही जानना जरूरी है इसमें, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट बताया जा रहा है कि इसके बारे में बोला जाता है
कि ये इसमें एक बहुत तीक्ष्ण गंध होती है, लाइक फेसिल, है ना, फेसिस की तरह। तो स्ट्रॉन्ग फीकल आपका ओडोर होता है कंबाइंड विद अ स्ट्रॉन्ग मरीन ओडोर, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये निकला हुआ है एक येलोइश टाइप का हल्के पीले रंग का एक पदार्थ है ना, फैट होता है इसमें, लेकिन जैसे जैसे ये पुराना होता जाता है तो वैक्स की तरह हो जाता है ना, वैक्सी हो जाता है और कैसा होता जाता है, रेड ब्राउनिश, sometimes with shades of gray and black in color and attains a mild earthy sweet smell but still with notes of mild marine odor। तो इसमें हल्की समुद्र गंध होती है, ठीक है। इसके बाद जो आगे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका यूज क्या है, ये और ये इतनी कॉस्टली क्यों है, एक्सपेंसिव क्यों है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है पूरे इंडिया में who have seized ambergris in the recent past estimate, जो इसकी वैल्यू बता रही जा रही है मार्केट में 1-2 करोड़ रुपए तक की वैल्यू है पर केजी के हिसाब से, डिपेंड करता है उसकी प्योरिटी और क्वालिटी पे। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि ये बहुत ज्यादा रेयर है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए इसकी कीमत भी ज्यादा है। सीधी बात है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम होगी, वो चीज महंगी होगी, इकोनॉमिक्स का सिंपल कंसेप्ट। इसके बाद ट्रेडिशनल अगर देखा जाए तो जो एम्बरग्रीस है इसका यूज जो किया जाता था परफ्यूम बनाने में किया जाता था, विच हैव नोट्स ऑफ मस्क, कस्तूरी की सुगंध जैसे होता है ये। लेकिन अभी कुछ अतीत के कुछ अभी रिसेंटली देखा जाए कि कुछ टाइम से जो इसका उपयोग किया जा रहा है भोजन में, है ना, और सेडेटिव यूज भी किया जाता है, जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस में, टोबैको में, है ना, इन सम कल्चर्स इन द पास्ट। इट इज रेयरली यूज फॉर दिस पर्पस प्रेजेंटली, लेकिन वर्तमान में इन उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ऑफिशियली पुणे का, उसने वो जो है इस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में था, है ना, उसमें भी उसका भी पार्ट था, इनटू द सीजर ऑफ, जो सीजर बोल रहे हैं, ऑफ एम्बरग्रीस इन अगस्त, और बोला गया था उसमें कि ट्रेड एंड सेल ऑफ एम्बरग्रीस इज बैंड इन नियरली 40 कंट्रीज, मतलब पूरे विश्व के 40 देशों में इसको बैन किया गया ट्रेड को, इसीलिए जो है ये अवैध है आपका, ठीक है ना। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि वाइल इन अवर केस, ये केस के बारे में बता रही है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, it was procured from somewhere in coastal Karnataka. Ambergris is procured mainly from coastal areas of the अदर स्टेट्स टू, है ना। तो कहने का मतलब ये कि कोस्टल एरिया जो होते हैं वहां पर जो है इसको मेनली जो है वहां पर रखा जाता है, तटीय क्षेत्रों से खरीदा जाता है मुख्य रूप से, तो तटीय क्षेत्र में ही खरीदेंगे ना। अब इट इज ऑल्सो बिलीव दैट द की मार्केट फॉर एम्बरग्रीस इज इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्री, तो सबसे ज्यादा डिमांड कहां है उसकी, मिडिल ईस्ट कंट्री में, उसके बाद सेलेक्ट यूरोपियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, है ना। तो ठीक है, चुनिंदा कुछ यूरोपीय देशों में भी मांग है और दक्षिण पूर्व एशिया देशों में भी। ऐसी भी खबरें हैं इसमें कि इसको कामोद्दीपक भी माना जाता है, एफ्रोडाइसियक भी बोला जाता है, और इसका यूज किया जाता है कुछ मेडिसिन में भी, ठीक है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। ये एक्विजिशन ऑफ ट्रांजिशन रोबोटिक्स है, साइंस टेक का पार्ट है, पेपर 3 का पार्ट है। अभी लॉजिस्टिक सर्विस जो आपकी प्रोवाइडर कंपनी है डिलीवरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो उसने खुद बताया कि उसने एक्वायर किया है कैलिफोर्निया से, कैलिफोर्निया में जो बेस्ड आपकी ट्रांजिशन रोबोटिक्स इंक, जिसको TRI लिखा है कंपनी है, तो उससे जो है क्या किया है, एक मानव रहित हवाई प्रणाली, जैसे आप सुनते होंगे ना UAV वगैरह, वैसे ही समझिए इसको, अनमैन्ड एरियल जो एरियल सिस्टम है ना, उसको उसने वहां पर क्या किया है, मानव रहित हवाई प्रणाली प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक ये कंपनी है, उसके साथ इसने जो है अभी क्या किया है, एक अधिग्रहण किया है एक रोबोटिक्स को, तो उसी के संदर्भ में ये आर्टिकल है, ठीक है। अब जो यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये अनाउंसमेंट ऐसे समय पे हो रही है व्हेन इंडिया इज टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स अलाउइंग डिलीवरी ऑफ गुड्स थ्रू ड्रोन्स। तो अभी बात रेगुलर हो रही है पिज्जा डिलीवरी के संदर्भ में, लास्ट 2-4 साल से आप सुन रहे होंगे, मुंबई किसके बारे में भी ये न्यूज में था कि जो ड्रोन्स है उसके थ्रू जो है डिलीवरी वगैरह कराई जाएगी, ठीक है। तो ट्रैफिक वगैरह की भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। और इस तरीके से यहां पर देखा जा रहा था, लेकिन ड्रोन्स को रेगुलेट करने के लिए हमारे यहां भी कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है, ठीक है ना, इसलिए जो है ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ट्रांजिशन रोबोटिक्स इंक है क्या आपका। तो ये काफी पुरानी कंपनी है और इसका फोकस किस में होता है, तो टेकिंग नोवेल वर्टिकल टेक ऑफ UAS विथ एडवांस फ्लाइट कैपेबिलिटीज टू द मार्केट। बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट है। 2015 में ये कंपनी ने जो है इसका अनावरण किया, जमशिप का, जो पूरी तरीके से एक फुल्ली ऑटोनॉमस प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है कमर्शियल ऑपरेटर्स को कंबाइन करने के लिए ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मल्टी रोटर विथ द एफिशिएंट फास्ट फ्लाइट ऑफ फिक्स्ड विंग
एयरक्राफ्ट। नॉर्मल सी चीजें देख जाएगा इसको। आगे की ओर ये बता रहे हैं कि डिलीवरी के बारे में, तो डिलीवरी जो है वो आपका विल गेट एक्सेस टू ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपके प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होते हैं इन द यूएस टू टीआरआई विद दिस ट्रांजैक्शन, strengthening its capability in a wide range of application including एरियल फोटोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, इंस्पेक्शन, सर्वे। तो सीधी बात है कि इस तरीके के जो संदर्भ में क्या होगा उसको कि अमेरिका में जो भी रजिस्टर्ड आपकी सभी बौद्धिक संपदा है उन तक जो है पहुंच प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता है ट्रिप्स वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, आईपीआर के संदर्भ में हमेशा मुद्दा बना रहता है, डब्ल्यूटीओ वगैरह में देखते होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इसी से है आपका जीआई टैग वगैरह, वो सब इसी से संदर्भित है आईपीआर की जो हम बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट बताया गया कि कपिल भारती जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है डिलीवरी के, उन्होंने बताया व्हाइल वी कंटिन्यू टू बिल्ड आवर सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म वी मस्ट लुक एट द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स poised to shape the industry। मतलब क्या कि पूरी आपूर्ति श्रृंखला मंच का निर्माण जारी रखना है उसमें, और R&D वगैरह को उसमें जो है हम एम्बेडेड करेंगे और उससे दीर्घकालिक विकास को हम वहां पर फोकस करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद ब्रिंगिंग टीआरआई ऑन बोर्ड्स गिव्स अस अ चांस टू गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद कोर ड्रोन टेक्नोलॉजी एज रेगुलेशंस एंड यूज केसेस फॉर ड्रोन्स फॉर इवॉल्विंग इन द कंट्री। तो सीधी बात है कि इससे टेक्नोलॉजी का एक्सेस होगा और फिर इस तरीके के जो विकास है ड्रोन के संदर्भ में जो हम बात कर रहे हैं उसको हम उसके नियम, उपयोग, सारी चीजों को समझा जाएगा, फिर हमारे यहाँ भी मार्केट में उसको क्या होगा उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। डज इंडिया अलाउ डिलीवरी ऑफ गुड्स थ्रू ड्रोन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत अभी इसकी नहीं देता है, क्या कोई भी जो है अनुमति नहीं देता है, समझिएगा बात को। अर्लियर इसी वर्ष की बात है कि इंडिया ने लिबरलाइज किया है नॉर्म्स ऑपरेट करने के लिए जो भी सिविलियन ड्रोन्स है कंट्री में। हाउएवर certain entities have been permitted by the Ministry of Civil Aviation to run pilot test on delivery of vaccine to the hinterland using of drones। अब बताइए ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर हमारा जाना जो है वो क्या है, थोड़ा मुश्किल है, तो वहां पर भी ड्रोन का यूज कर सकते हैं, सर्विलियंस के लिए कर सकते हैं, सर्वे के लिए कर सकते हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ कोई स्पेसिफिक इसके रेगुलेशंस नहीं है, अभी थोड़ा सा लिबरल की गई पॉलिसी देखने के लिए पायलट बेसिस पे, उसके बाद जो है क्रमिक रूप से फिर धीरे धीरे परमिशन वगैरह ग्रांट की जाएगी वहां पर। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है, सितंबर की बात बता रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हमारा उसने नोटिस किया था कि जो एयर स्पेस मैप है ना, जो संदर्भित है ऑपरेशन ऑफ ड्रोन से विद एन एम टू एस्टैब्लिश अ डिफरेंट एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। बिल्कुल सही बात है भैया, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है ना, जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक अलग तरीके का जो है उस तरीके का पूरा विनियमन बनाना पड़ेगा, तभी तो हम इसको रेगुलेट कर पाएंगे। किसके लिए, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, मतलब है ना मानव रहित जो आपके एरियल व्हीकल है। टेकिंग द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स अलाउ करना है वहां पर बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन ऑपरेशंस डीम्ड नेसेसरी फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। नॉर्मल से चीजें देख जाएगा इसको, ड्रोन वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम चीज है वहां पर ये, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वेरी इंपॉर्टेंट, काफी पुराना है, गाडगिल रिपोर्ट भी पढ़ा होगा आपने, और कस्तूरी रंगन। अब ये मैप में आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट जो है हमारा है कैसा एरिया है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वहां पर है ना। अब समझिए अगर वहां पर जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए हम लगातार जो है वनों का कटाव कर रहे हैं, वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, तो इससे क्या है वहां का जो पारिस्थितिक संतुलन है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, क्या वो डिस्टर्ब नहीं होगा? वो होगा तो पूरी की पूरी फूड चेन जो है आपकी वो डिस्टर्ब नहीं होगी, तो उसका पूरा इंपैक्ट आपका फ्लोरा में भी पड़ेगा, फौना में भी पड़ेगा, ठीक है ना। INDC, पेरिस क्लाइमेट डील, ये सब आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। अब बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हमारे यहाँ कोई एक्ट है क्या, बताइएगा, और वो किस इंटरनेशनल जो आपका एक जैसे होता है ना कि हमारा क्योटो प्रोटोकॉल, फिर हम कुछ उसको वहां पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो विश्व में ऐसा कौन सा आपका ऐसा वार्ता थी, प्रोटोकॉल था जिसको हमने इंप्लीमेंट किया, और फिर हमारे यहाँ 2002-3 में नेशनल जो है बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया है ना। उसी के थ्रू आप नेशनल लेवल में एक बॉडी देखते हैं, कि स्टेट लेवल में देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी देखते हैं, ठीक है ना। तो उसकी पूरी की पूरी फंक्शनिंग जो है बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे। तो यहाँ पर जो अभी CM है कर्नाटक के बसवराज बोम्मई, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया, इन्फॉर्म किया कि भैया राज्य के जो हमारे लोग हैं वो अपोज कर रहे हैं कस्तूरी रंगन कमेटी की जो संदर्भित है वेस्टर्न घाट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भैया कस्तूरी रंगन रिपोर्ट क्या है। तो अगस्त 2012 की बात है, जब हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने राज्यों
केंद्रीय मंत्रालय और अन्य स्रोतों से जो भी प्राप्त प्रतिक्रियाएं थी उसके संदर्भ में समग्र और बहुविषयक फैशन मतलब समग्र और बहुविषयक आधार पर गाडगिल समिति की रिपोर्ट की जांच करने के लिए जो गाडगिल समिति बनी थी वो भी इसी से संदर्भित थी, ठीक है ना। इकोलॉजिकल जो सेंसिटिव जोन है वही यहां पर डिसाइड किए गए कि वहां पर किसी तरीके की इंडस्ट्री ना लगे, कुछ ऐसा काम ना करें हम कि यहां पर जो है इकोलॉजिकल जो है इंपैक्ट वहां पर किसी तरीके का नेगेटिव बने वहां पर, है ना। उस तरीके से इसको लीजिएगा। तो गाडगिल समिति की रिपोर्ट की जांच के लिए जो है इसको बनाया गया, कौन, कस्तूरी रंगन की जो कमेटी थी, हाई लेवल्ड कमेटी, उसका गठन किया गया। नॉर्मल सा पॉइंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखिएगा दोनों इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन से रिलेटेड है, ठीक। अब गाडगिल कमेटी को रिव्यू करने के लिए कस्तूरी रंगन कमेटी, अब इन दोनों ने जो रिकमेंडेशन दी उसमें से जो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट थी उसमें बताया गया कि जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव क्षेत्र, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र जो है पूरे वेस्टर्न घाट के संदर्भ में इन्होंने बोला कि 37% जो है उसको उसके अंतर्गत रखा जाए, जबकि गाडगिल कमेटी ने बताया था कि 64% जो एरिया है आपका वो सेंसिटिव है। अब समझिए दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, है ना, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अब यहां पर नेक्स्ट जो यहां पर पॉइंट, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, देख जाइएगा आप लोग। अब ये कस्तूरी रंगन जो कमेटी थी उसने प्रपोज किया कि भैया जो 37% आपका एरिया है वेस्टर्न घाट को, टोटल एरिया का 37% रफली 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है, उसको आप ना डिक्लेयर कर दो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के रूप में, ठीक। तो इसमें जो मैक्सिमम एरिया कर्नाटक में आता है आपका, उसमें 1/30 मान लीजिए 20,668 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो कर्नाटक के अंतर्गत आता है, किसका, जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। अब इसके बाद इस रिपोर्ट में यह भी रिकमेंड किया गया है कि एक ब्लैंकेट बैन ऑन माइनिंग, कहां कहां पे, अब आप नॉर्मल समझिएगा, जो उत्खनन माइनिंग होती है, क्वायरिंग होती है, जो आपके रेड मतलब जो पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज है ना, इस तरीके की जो आपकी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो यहां पर क्या किया जाएगा बताइए, बैन किया जाएगा कि नहीं, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश वहां पर की गई थी। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट द इंपैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ऑन द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ शुड बी स्टडीड बिफोर परमिशन इज गिवन फॉर दीज एक्टिविटीज। तो बताइए किसी प्रोजेक्ट के संदर्भ में पहले भी हमारे यहाँ जो है वो कुछ नॉर्म्स है, एनवायरमेंट में पढ़ते होंगे, बताइएगा, उसी से संदर्भित है कि पहले कोई अगर प्रोजेक्ट लगाना है तो पहले हम उसका ग्राउंड देखेंगे कि वहां पर जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है, उस पर तो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, उसके बाद ही फिर हम उसको वहां पर क्या करेंगे, जो ढांचागत परियोजनाएं हैं उसके संदर्भ में भी बात करें, उसके बाद हम उसको वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट जो आपका यूनेस्को के हेरिटेज टैग है, क्या है, an opportunity to build global and domestic recognition of the enormous natural wealth that exists in the western घाट। बिल्कुल सीधी बात है। इसके बाद जो 39 साइट्स हैं वो लोकेटेड है आपकी वेस्टर्न घाट में, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वेस्टर्न घाट में। आप देखेंगे केरला में 19 है, कर्नाटका में 10 है, तमिलनाडु में 6 है, महाराष्ट्र में 4 है। बाउंड्री जो है इन साइट्स की, है ना, द बाउंड्री ऑफ द साइट्स आर इन मोस्ट केसेस बाउंड्रीज ऑफ द लीगली डेमार्केटेड नेशनल पार्क्स वगैरह भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व एंड फॉरेस्ट डिवीजन एंड देयर बाय ऑलरेडी अकॉर्डेड विथ हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। तो ठीक बात है, ये तो आपके सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन्स हैं यहाँ पर, है ना, तो उनको सुरक्षा प्रदान की गई है इसके संदर्भ में, ठीक है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि इस कमेटी ने ये भी बताया गया कि जो आपकी इको सेंसिटिव एरिया है उसकी मैपिंग, डेमार्केशन किया गया कमेटी के द्वारा, क्षेत्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जो इंडिकेट करता था दैट ऑल साइट्स आर विद इन दिस एरिया। अब राज्य सरकारों को इस डेवलपमेंट को देखना तो चाहिए, शुड व्यू। अब यहां पर आप समझिए कि ये जो कमेटी है इसने मैपिंग वगैरह कर दी, वहां डेमार्केशन कर दिया, है ना, और सारी चीजों को, क्यों, क्योंकि वहीं पर हमको कंजर्वेशन करना है, बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट लॉस को हमको सेव करना है ना। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ, तो सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट में आप देखते हैं, वैसे भी एनवायरमेंट में पढ़ते होंगे। तो इसमें बोला जा रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको देखना चाहिए इस तरीके के डेवलपमेंट को, एंड बिल्ड अ प्लान टू प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड वैल्यू द रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द रीजन। अब जो स्टेट ऑफ कर्नाटका की बात कर रहे हैं वो उसका हाईएस्ट परसेंटेज है उसके पास, है ना, ईएसए के अंतर्गत जो आपका क्षेत्र आता है 46.50%। अब यहां पर गाडगिल कमेटी ने क्या बोला था वो भी देख लीजिए। तो उसने डिफाइन किया था बाउंड्रीज को वेस्टर्न घाट के संदर्भ में, उनका पर्पस था इकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब पारिस्थितिक प्रबंधन की बात कर रहे हैं। इट प्रपोज दैट दिस
एंटायर एरिया बी डेजिग्नेटेड एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। उन्होंने बोला कि जो आपका पश्चिमी घाट का पूरा क्षेत्रफल है इसको आप ईएसए के अंदर बना दो, इसमें थोड़ा जोन वाइज बना दो, ESZ जो आपको बना रहे हैं 1, 2 और 3 है ना, उसकी मतलब उसके आधार पे फिर कौन किसना जो संवेदनशील क्षेत्र है उस हिसाब से बांट दीजिए। तो कुछ इंडस्ट्रीज को वहां लगाया जा सकता है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी देखना है, लेकिन हम उसको इस कॉस्ट पे नहीं कर सकते डेवलपमेंट को कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम एक्सप्लॉइट करें और उसका पूरा का पूरा इंपैक्ट जो है पूरी फूड चेन में, फूड वेब में देखने को मिले हमको। ठीक है, अब आगे की ओर यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर प्रपोज भी किया गया जो एरिया का मतलब डिमार्केशन करना है, डिवाइड करना है इनटू अबाउट 2200 ग्रिड्स, ऑफ विच 75% जो एरिया था इसका वो आपका ESZ 1 और 2 में आता था, और अंडर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरिया सच एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचुरल पार्क। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि नेचुरल पार्क है ना, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह हैं, तो ये क्यों बनाए गए? संरक्षित क्षेत्र हैं, वहां पर भी तो हम यही कर रहे हैं। कमेटी ने ये भी प्रपोज किया था कि जो वेस्टर्न घाट है इकोलॉजिकल जो आपका इकोलॉजी अथॉरिटी है वो रेगुलेट करना चाहिए उसको, इन सारे तरीके की जो क्रिया विधियां होती है उनको है ना विनियमित करना चाहिए। कर्नाटक में लगातार जो है आप देखेंगे जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है उन्होंने रिजेक्ट किया इस रिपोर्ट को हमेशा। उसका कहना यह है कि भैया इसके इंप्लीमेंटेशन से विल हाल्ट द डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द रीजन। बोल रहे हैं कि भैया विकास से संदर्भित जो आपकी गतिविधियां हैं उसमें अवरोध लग जाएगा, उनका कहना है ऐसा। बोम्मई जी ने यह भी बोला है कि कर्नाटका हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग वन ऑफ द स्टेट्स with extensive forest cover and the government has taken care to protect the biodiversity of western घाट। बिल्कुल ठीक बात है, नॉर्मल सा सेंटेंस है आपका। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने हमेशा जो है अपोज किया है कस्तूरी रंगन रिपोर्ट का। Since 600 plus villages will fall under the eco-sensitive area if the report is implemented। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, रेगुलर वहां पर अपोज किया जा रहा है, ये जानना। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा अगर ये रिपोर्ट को लागू ना किया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ये आप अपने आप जो है वैसे भी सारी चीजों को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेसर है सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है IISc बेंगलुरु में है, क्या ये बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में कि कहाँ है। और जो डॉक्टर टीवी रामाचंद्रा है उन्होंने भी बोला है कंसीडरिंग द चेंजेस इन क्लाइमेट। आगे ने बात क्लाइमेट चेंज की, सबसे बड़ा इश्यू है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है ये आपका रीजन। एविडेंट फॉर्म recurring floods, droughts, landslides, increasing temperature etc। बिल्कुल ठीक बात है, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसी का तो हम दंश देखने को मिल रहा है हमको प्राकृतिक आपदा के रूप में, है ना। अब देखिए उसमें बाढ़ है, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कहीं पर जो भूस्खलन हो रहा है जिसको आप लैंडस्लाइड बोलते हैं, लगातार टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो ऐसे विश्व के ऐसे जो आपके द्वीपीय राष्ट्र हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, वो वहां पर जो है वाटर लेवल बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा संवेदनशील वो भी तो है आपके। तो इस तरीके की प्राकृतिक आपदाओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है। बताइए कोविड भी कहीं ना कहीं यहीं से रिलेटेड है क्या, विच वुड अफेक्ट द लिवलीहुड ऑफ ऑल पीपल, ठीक है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ पुअर और रिच एंड हर्ट द नेशंस इकोनॉमी। सीधी बात है, उसका सीधा जो है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सारी चीजों पर इसका प्रभाव जो है ऋणात्मक रूप से देखा जा सकता है। इट इज प्रूडेंट टू कंजर्व द फ्रजाइल इकोसिस्टम दैट कॉस्ट लेस कंपेयर टू द सिचुएशन प्रोन टू कैलामिटीज which with changes in the climate then spending money resources for restoration regeneration। तो ठीक बात है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पेरिस डील वगैरह सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। INDC, भारत के INDC के संदर्भ में क्या लक्ष्य जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये आपका जो है एक सतह से हवा में वार करने वाली वर्टिकल जो लॉन्च किया जा रहा है शॉर्ट रेंज की मिसाइल, उसके बारे में बता रहे हैं। तो अभी ओडिशा का जो हमारा कोर्स है, उड़ीसा का चांदीपुर आप लोगों को पता होगा, तो वो आपका एकीकृत परीक्षण रेंज है, वहां से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का DRDO ने सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। अब इसके बारे में थोड़े बहुत की पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए कि ये जो है लॉन्चिंग जो है कंडक्ट की गई वर्टिकल लॉन्चर से, वर्टिकल लॉन्चर की बात करें, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर अगेंस्ट एन इलेक्ट्रॉनिक टारगेट एट अ वेरी लो एल्टीट्यूड। ये आपका फ्लाइट जो पाथ है इस व्हीकल का along with health parameters were monitoring using a number of tracking instruments developed by ITR चांदीपुर, और जो सारे के सारे सब सिस्टम थे वो जो है उनका जो परफॉर्मेंस रहा एज पर एक्सपेक्टेशन रहा। अब इसका जो पहली टेस्टिंग की गई थी 22 Feb 2021 में किया गया था। उसके बाद ये कंफर्मेटरी ट्रायल किया गया इसको प्रूव करने के लिए
कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन एंड इंटीग्रेटेड ऑपरेशन, जो कि आपकी इसके अंतर्गत डीआरडीओ की फैसिलिटी है, उसके अंतर्गत ये कंट्रीब्यूट करेगा किसको, जिसने कंट्रीब्यूट किया है इसमें, किसने किया है, डीआरडीएल का नाम सुना होगा आपने, डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम आर द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी एंड रिसर्च सेंटर जो है आपका इमारत आरसीआई, ये दोनों जो है हैदराबाद में बेस्ड है, और आपका पुणे का एक इंस्टीट्यूट है इसमें जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट इंजीनियर से, नॉर्मल सी चीज है, इसमें सारी संस्थाओं का नाम हमको याद रखने की आवश्यकता नहीं, फिर भी देख जाइएगा प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट बना दे तो। इसके बाद जो VLSR सैम जो लिखा गया आपका है ना, सरफेस टू एयर जो है आपकी मिसाइल, और ये शॉर्ट रेंज, VL का मतलब वर्टिकल हो गया, तो ये आपका क्या है, क्विक रिएक्शन है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। इसके फीचर्स में क्या आता है, तो मिड कोर्स इनर्शियल गाइडेंस है थ्रू फाइबर, जो आपका फाइबरे लिखा है, ऑप्टिक गायरोस्कोप एंड एक्टिव रडार होमिंग ड्यूरिंग टर्मिनल फेज, ठीक बात है। इसमें जो है आपका दो फंक्शन इसमें देखिए, इस फैसिलिटी है LOBL और LOAL बोलते हैं इसको, तो विथ लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और आफ्टर लॉन्च कैपेबिलिटी है इसके अंतर्गत। ये मिसाइल रिसीव करेगी आपकी मिड कोर्स अपडेट, किससे, वाया डेटा लिंक। ये जो है आपका, इसका इंटेंशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इसको लाने को, तो ये रिप्लेस करेगा, आपने बराक 1 सुना होगा जो हमारे यहाँ यूज होती थी, है ना, तो ओल्डर बराक 1 जो था सरफेस टू एयर मिसाइल, उसी को ये यहाँ पर प्रतिस्थापित करेगा सिस्टम को ऑन बोर्ड इंडियन नेवी वॉरशिप्स वहां पर। इट विल ऑल्सो बी यूज्ड एज शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम फॉर इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स के भी काम में आएगा ये। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, और जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया जा रहा है कि ये जो आपकी मिसाइल है इज मीन फॉर न्यूट्रलाइजिंग वेरियस एरियल्स, जो आपके थ्रेट है, मतलब पास की रेंज के लिए, इंक्लूडिंग जैसे सी स्किमिंग टारगेट्स है, विच आर एसेट्स दैट फ्लाई एज क्लोज एज पॉसिबल टू सी सरफेस टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड बाय द रडार्स ऑन बोर्ड वॉरशिप, नॉर्मल सी चीज है। अब समुद्र के सतह के जितना ये पास होगा उससे वहां पर वो उड़ान भरेगी, ठीक है ना, तो युद्ध पोतों पर जो रडार द्वारा पता लगाने की जो आपकी टेक्निक होती है उससे भी ये आपका बचा जा सकता है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। अब डीआरडीओ के बारे में बता रहे हैं कि भैया इसकी स्थापना जो 1958 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, देख जाएगा इसको आगे की ओर चलेंगे हम, और नेक्स्ट फेज जो हमारा रिलेटेड है वो MCQ से रिलेटेड है, और यहाँ पर जो पहला MCQ है इसमें पूछा जा रहा है कि शी इज द चेंज मेकर, जो आपका कार्यक्रम है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताने कौन से ट्रू है। तो पहला जो है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, और किस तरीके की बॉडी है ये आपकी, है ना, स्टैचुरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो इसने लॉन्च किया एक पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में जो है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, जिसको शी इज अ चेंज मेकर लिखा गया है ऑन December 7 of 2021, पहला जो है स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये जो आपका प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है किस लिए, वुमेन्स को इनकरेज करने के लिए, किस फील्ड में, पॉलिटिक्स में, बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा ये जो है किसका जो इंप्लीमेंटेशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, undertaking capacity building of women political leaders as well as improving their decision making and communication skill। तो यहां पर तीनों के तीन स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि हॉर्नबिल जो आपका फेस्टिवल है, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, तो ये चीजें जो भी आए प्रीलिम्स के लिए फेवरेट टॉपिक है हमारा, यूपीएससी का भी और कई सारे स्टेट पीसीएस में भी। तो ये इसके बारे में बताया जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट जो है कि इट ऑकर्स ड्यूरिंग 11 to 20 दिसंबर ऑन एन एनुअल बेसिस, तो गलत लिखा गया है, ये 1 से 10 दिसंबर के बीच में हर साल मनाया जाता है, ठीक है ना, वहां पर मनाया जाता है। और अभी ये न्यूज में इसलिए है कि राज्य सरकार ने जो आपके सुरक्षा बल है उनके द्वारा जो नागरिकों की हत्या के विरोध में जो चल रहा है वहां पर मूवमेंट टाइप से, है ना, जो एजिटेशन देखा जा रहा है, उसके संदर्भ में हॉर्नबिल जो फेस्टिवल उसको बंद करने का निर्णय लिया था, इसलिए ये न्यूज में है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि 1 से 10 दिसंबर होता है, 11 से 20 लिख दी, तो पहले आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए तो वैसे भी आंसर मिल जाता आपको, लेकिन फिर भी सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे कि इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि नागा इसको सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को, किस लिए, टू रिवाइव, प्रोटेक्ट, सस्टेन एंड प्रमोट द रिचनेस ऑफ द नागा हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा और तीसरा जो है स्टेटमेंट आपका सही है, इसका आंसर आपका ओनली सेकंड एंड थर्ड बी हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।